हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष BA प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में निर्धारित पुस्तक कार्यालय हिंदी एवं कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहली इकाई और पहली क्लास जो है पिछले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की गई थी। आगे उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसका दूसरा टॉपिक कार्यालय हिंदी का उद्देश्य एवं क्षेत्र टॉपिक जो है पढ़ेंगे। इसमें कार्यालय हिंदी का उद्देश्य एवं क्षेत्र। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य एवं प्रमुख लक्ष्य रोजगार अथवा जीविकोपार्जन के साधनों की तलाश तथा हिंदी भाषा को राजभाषा के उसके वास्तविक पद पर आसीन करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यालय हिंदी का उद्देश्य जो है वह लोगों को जो है रोजगार देना है, उनके जीविकोपार्जन के साधन के रूप में हिंदी को बनाना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी भाषा को जो है वह राजभाषा के रूप में जो है उसको पदासीन करना है। मतलब हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में उसको आसीन करना है। हिंदी के द्वारा हिंदी को राजभाषा जो है वह बनाना है। सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी में काम होता है। मतलब जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं उन सभी में उसकी राजभाषा में काम होता है। और हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, इसलिए हमारे यहाँ जितने भी सरकारी कार्यालयों में जो काम होते हैं वह सब राजभाषा हिंदी में ही काम किया जाता है। सरकारी कार्यालयों की हिंदी अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा राज्य मतलब सरकारी कार्यालय की हिंदी या सरकारी कामकाज की भाषा को राज्य अथवा शासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। मतलब सरकारी कामकाज जिसमें होता है उसको राज्य भाषा कहते हैं और शासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के माध्यम से किसी भी देश के समस्त प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। मतलब पूछा जाए कि देश के समस्त कार्य किस भाषा में किए जाते हैं तो समस्त कार्य जो है राजभाषा में किए जाते हैं। जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वह सभी राजभाषा में किए जाते हैं। किसी भी देश के प्रशासनिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार राजभाषा का चुनाव करना पड़ता है। मतलब कोई भी देश है जो अपनी प्रशासनिक तंत्र को चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसको राजभाषा कहते हैं। और प्रत्येक देश अपनी एक राजभाषा चुनता है जिसके द्वारा वह अपने प्रशासनिक कार्यों को कर सकता है। अगर कोई हिंदी राष्ट्र है तो हिंदी भाषा चुनता है, अगर अंग्रेजी राज्य है तो वह अंग्रेजी भाषाओं को चुन लेता है। फ्रांस में है तो वहाँ फ्रांसीसी भाषा में काम होता है। इस प्रकार से अपनी अपनी देश की अपनी अपनी राजभाषा होती है और राजभाषा अलग अलग जो देश रखते हैं। ठीक, जहाँ के मनुष्य उस देश में जितने लोग निवास करते हैं अगर उसमें से 70 से 75% लोग उस भाषा को समझते हों, बोलते हों तो उसमें राजभाषा कार्य किया जा सकता है। मनुष्य ने जब से शासन करना सीखा तभी से किसी न किसी रूप में वह राजभाषा का प्रयोग कर रहा है। मनुष्य ने जब से शासन किया है किसी न किसी रूप में वह अपने पत्रों का आदान प्रदान करता आ रहा है तो वो किसी न किसी जो है एक भाषा को जरूर उसने अपनाया है। चाहे वह संस्कृत काल में रहा हो, चाहे प्राकृत में रहा हो, चाहे पाली में रहा हो, चाहे अपभ्रंश इत्यादि भाषाएं राजभाषा के रूप में प्रयुक्त हो गई हैं। प्राचीन समय में संस्कृत राजभाषा थी, अधिकतर लोग संस्कृत जानते थे, इसलिए उस समय संस्कृत में काम होता था। उसके बाद भाषा में
प्राकृत भाषा को लोग अधिकतर जानने लगे तो प्राकृत भाषा में काम हुआ। पाली भाषा आई, फिर अपभ्रंश आई। इसी तरह से जितने समय बीतता गया और भाषाएं परिवर्तित होती गईं। राजभाषाएं भी उसी हिसाब से बदलती गईं देशों की। राजपूत शासन तथा मराठों में राजकाज में हिंदी को ही अपनाया। चाहे राजपूत शासन रहा हो या फिर मराठा रहा हो, उन्होंने अपनी कामकाज की भाषा को राजभाषा में हिंदी को ही अपनाया था। अंग्रेजी शासन में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, अंग्रेजी शासन जब भारत में हुआ तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, अंग्रेजी भाषा को जो है शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित किया। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा भी दिलाया और शासन की भाषा को भी उसने अंग्रेजी में ही काम करवाए थे। और धीरे धीरे अंग्रेजी यंत्र तंत्र की भाषा के रूप में विकसित हुई और संपूर्ण विश्व में छा। और धीरे धीरे अंग्रेजी जो है वह विकसित होती चली गई और संपूर्ण विश्व में उसने अपना स्थान बना लिया। जहाँ तक कि उच्च शिक्षित भारतीय वर्ग आपसी वार्तालाप में अंग्रेजी का प्रयोग करने लगा था, किंतु ब्रिटिश काल में अंग्रेजी के साथ ही हिंदी तथा भारतीय भाषाओं को भी प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप ब्रिटिश शासन ने मान्यता प्रदान की, जिसका सुखद परिणाम यह हुआ कि भारतीय भाषाएं और हिंदी पुष्पित, पल्लवित एवं विकसित होती रही और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी ने संपर्क भाषा की भूमिका खूबी निभाई। ठीक धीरे धीरे हिंदी का भी भाषाएं जो पुष्पित और पल्लवित हुई उसका भी विकास होता गया। और जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम में हिंदी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि हिंदी को सभी लोग जानने वाले थे। जब भारतीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तब उस समय हिंदी में लोग ज़्यादा हिंदी भाषाओं को समझते थे, बोलते थे, हिंदी भाषी क्षेत्र था। तो इसमें जब कोई बात को हिंदी में किसी के द्वारा, चाहे राजनेता हो, चाहे किसी कवि के द्वारा हो या कहीं पर भाषण हो रहा हो, तो हिंदी के माध्यम से हिंदी ने जो है वह स्वतंत्रता स्वाधीनता में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। संविधान निर्माताओं को भारतीय भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी के संदर्भ में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा थी कि विविध भाषियों को एकता के सूत्र में बांध सकती थी। मतलब भारत में जो था उस समय बहुत भाषाओं के लोग बोलने वाले थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे वो हिंदी को समझते थे। तो इसलिए हिंदी जो है इन भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। इसलिए देश की संविधान सभा ने संविधान के माध्यम से अब तक की सर्वाधिक लोकप्रिय, जनप्रिय एवं सहज भाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर को जो है हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी दिन जो है 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा के इस हिंदी को जो है वो भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा के पद पर सुशोभित हुई। मतलब हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी
भारतीय संघ की राजभाषा के पद पर सुशोभित हुई। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्राविधानों की विस्तृत व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। भारतीय संविधान में के भाग 7 में और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का जो है उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वह देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोजन होने वाले अंकों का भारतीय अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। साथ ही 15 वर्ष तक अंग्रेजी के प्रयोग की छूट प्रदान की गई थी और ये कहा गया था कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी में कामकाज जो है वो किया जा सकता है। इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग की जाती रहेगी। इसके लिए ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले यह प्रयोग की जाती थी। सन 1967 ईस्वी में राजभाषा संशोधन अधिनियम सन 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम जो है वह पारित हुआ। उसके अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को हिंदी अथवा अंग्रेजी में कार्य करने की छूट प्रदान की गई और वह व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अंग्रेजी में पत्र व्यवहार तब तक चलता रहेगा जब तक कि अहिंदी भाषी राज्य दूसरे राज्य के साथ हिंदी में पत्र व्यवहार करने के लिए स्वयं निर्णय न लें। अगर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ हिंदी में पत्र व्यवहार करता है तो उसे उस पत्र को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति भेजना अनिवार्य होगा। यह बात जो है जब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अगर कहा गया अगर निर्णय लेना हो तो एक हिंदी के साथ साथ अगर वह पत्र व्यवहार करता है तो वो हिंदी प्रदेशी है तो ठीक है, नहीं तो उसके हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की एक प्रतिलिपि उसको लगानी होगी पत्र व्यवहार में। यह अनिवार्य कर दिया। 1976 ईस्वी में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा नियम बनाया गया। राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए कार्यसाधक ज्ञान पर्याप्त माना गया है। कार्यसाधक ज्ञान को इस रूप में स्पष्ट किया गया है। नियम 10 में यह कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या उसके समतुल्य या उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है अथवा प्रज्ञा परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त माना जाएगा। यह बात कही गई है राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 में। अब हिंदी में काम करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा कार्यालयों में हिंदी से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम पूर्ण कराए जाते हैं। हिंदी में काम करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाता है। गृह मंत्रालय के विभाग द्वारा हिंदी के विकास तथा प्रशिक्षण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रकाशन किया जाता है। मतलब हिंदी का शिक्षण प्रशिक्षण या विकास किसके मतलब गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के विकास और शिक्षण प्रशिक्षण के विभिन्न सामग्रियों का प्रकाशन किया जाता है। मतलब हिंदी का विकास किस संस्था के द्वारा किया जाता है तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा। हिंदी सलाहकार समितियां, राजभाषा क्रियान्वयन समिति,
तथा नगर राजभाषा विकास समिति हिंदी के विकास के लिए गठित की जाती है। कर्मचारियों तथा अधिकारियों को हिंदी के प्रयोग के प्रति उत्साहित करने तथा राजभाषा हिंदी के प्रति गौरव एवं सम्मान की भावना का विकास करने के लिए कार्यशालाओं के आयोजन की भी व्यवस्था है। मतलब हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के सम्मान के लिए, हिंदी के गौरव के लिए अनेक प्रकार की विभागों के द्वारा जो है वो कार्यशालाएं जो हैं आयोजित की जाती हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार तथा विकास की संवैधानिक व्यवस्था पर्याप्त है। राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा के पर्याप्त विकास किया है, किंतु अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। इसका कारण यह है कि सरकारी कर्मचारी हिंदी का पर्याप्त ज्ञान रखते हैं, वह भी द्विभाषी रूप में कार्य करने के विकल्प की सुविधा होने के कारण अंग्रेजी में काम करना बेहतर समझते हैं। क्योंकि कर्मचारी जो हैं, सरकारी कर्मचारी हिंदी भाषा का ज्ञान भी रखते हैं और इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी ध्यान रखते हैं, तो इसलिए अंग्रेजी में जो है वह कार्य करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। यह एक हिंदी की विडंबना ही मान लीजिए कि जानते हुए भी वह लोग जो है उसमें कामकाज नहीं करना चाहते। भारत में स्थिति यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा में ही याचिका स्वीकार की जाती है। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत की स्थिति में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें हिंदी भाषा में याचिका दायर नहीं की जाती है। उसमें अगर कोई याचिका दायर करने जाता है तो वह अंग्रेजी भाषा में ही लिख के ले जाता है। अगर अंग्रेजी में प्रस्तुत की गई याचिका के साथ कोई हिंदी भाषा का संलग्न लगाया गया है तो वह याचिका सुनवाई हेतु न्यायाधीश के समक्ष तब तक प्रस्तुत नहीं की जाती जब तक कि उस संलग्नक का अंग्रेजी अनुवाद न उपलब्ध कराया जाए। मतलब भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो है केवल इंग्लिश में ही या अंग्रेजी भाषा में ही कामकाज होता है। अगर हिंदी भाषा में कोई संलग्न लगाया जाता है तो हिंदी भाषा से एक प्रति जो है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद की जाती है और अनुवाद करके ही वो प्रति जो है वह जजों के सामने प्रस्तुत की जाती है। बाकी हिंदी में उनके पास कोई फाइल नहीं जाती है, वो जाती है तो केवल इंग्लिश में ही लिखा मैटर उनके पास पहुंचता है। यदि याचिकाकर्ता अनुवादित प्रति प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है तो वह अनुवाद हेतु न्यायालय को शुल्क देता है। अगर याचिकाकर्ता अनुवादित प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है तो वह क्या करता है, वहाँ पर अनुवाद करने वाले होते हैं तो उसके लिए अनुवाद करने की उसको याची को शुल्क अदा करनी पड़ती है, तो हिंदी से अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर दिया जाता है। इसके लिए यह तर्क दिया जाता है कि न्यायाधीश अगर हिंदी भाषी प्रांत से हैं तो हिंदी भाषा समझने में कठिनाई और हिंदी के ना प्रयोग करके इंग्लिश का प्रयोग किया जा रहा है न्यायालय में। इसके लिए तर्क यह दिया गया है कि जैसे किसी हिंदी भाषी क्षेत्र है और वहाँ पर तो उसमें कठिनाई आती है। अगर कोई न्यायाधीश हिंदी भाषी क्षेत्र का नहीं है और याचिका हिंदी भाषा में आ गई है तो उस न्यायाधीश को निर्णय करने में कठिनाई होती है, समझने में कठिनाई होती है। तो इसके लिए जो है ये तर्क दिया गया कि इसलिए भारत की जो न्यायपालिका की भाषा है या सर्वोच्च न्यायालय की भाषा है, न्यायालय की भाषा है, वह अंग्रेजी रखी गई है। भारतीय जनता को अपनी भाषा में शिक्षा, उच्च ज्ञान प्राप्त करने तथा न्याय प्राप्त करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। किसी भी कठिनाई का बहाना बनाकर उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि फिर एकाएक जब हम स्वतंत्र हुए तो मालूम हुआ कि हम बहुत पिछड़ गए हैं। हमारी भाषाएं असामर्थ्य हैं, पंगु हैं, लिखने योग्य नहीं हैं, वह अंग्रेजी के समकक्ष काम नहीं कर सकती।
यहाँ तक कि शासन तंत्र, कानून और बड़ी बड़ी अदालतों की भाषा अभी भी अंग्रेजी बनी हुई है। इसका कारण यह है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि फैसला कहीं देसी भाषा में भी हो सकता है। हालांकि हजारों वर्षों तक इस देश में देसी भाषा में भी फैसले हुआ है। कार्यालय हिंदी का व्यापक प्रयोग हिंदी भाषा को न्यायालय की भाषा के रूप में न्याय दिला सकता है। कहने का मतलब यह है कि कार्यालय हिंदी का, अगर इस हिंदी का जितना ज़्यादा प्रयोग होगा कार्यालयों में और ज़्यादातर प्रयोग जब बढ़ेगा तो इस न्यायालय की भाषा के रूप में भी यह जो हिंदी जो है एक न्यायालय में भी प्रयुक्त होगी और हिंदी में याचिका दायर करके भी न्यायालय से न्याय प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ तक हिंदी को बढ़ाने की बात करी जाए। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को सकारात्मक, सार्थक एवं वास्तविक रूप में बढ़ाना है। कार्यालयीय हिंदी का विधिवत अध्ययन इस दिशा में विशेष सहायक सिद्ध हो सकता है। लोकतांत्रिक देश में शासन और जनता की भाषा के मध्य किसी भी प्रकार का प्राविधान राजकीय कार्य की दृष्टि से प्रयुक्त नहीं माना जाता। राजभाषा देश के विभिन्न राज्यों को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। राजभाषा के माध्यम से देश की जनता राज्य की नीतियों और याचिकाओं को समझने में सक्षम ही नहीं है, वरन अपना योगदान भी देती है। प्रजातंत्र में शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा प्रजातंत्र के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। फिर कहा कि कार्यालय हिंदी का ज्ञान विद्यार्थियों को उस दिशा में सक्षम करने के साथ ही दायित्व बोध विकसित करने में सामर्थ्य होगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आगे और भी अच्छी वीडियो जो हैं वह आने वाली हैं।